ध्यान से सुनो। जनन आप लोग पढ़ रहे थे और जनन में आप लोगों ने देख लिया था कि किस तरीके से माने जनन के कितने प्रकार हैं न, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो था उसके अंतर्गत 6 प्रकार आपके यहाँ दिया है। पहले प्रकार का नाम था विखंडन। क्या नाम था? विखंडन या द्विविखंडन। इसमें केंद्रक टूटकर 2 भागों में हो जाता था, इसी को कहते थे विखंडन या द्विविखंडन। फिर खंडन था। खंडन मतलब क्या होना, माने उसी का कई भाग में टूट जाना, खंडन। उसके बाद बडिंग था। बडिंग यानी मुकुलन, न उभार आ जाता था, उभार से वो क्या होता था, कई भागों में बढ़ जाता था। हाँ, वही दूसरे जीव का निर्माण ही करेगा। यहाँ समसूत्री विभाजन होता था। कैसा? अर्ध, हाँ, समसूत्री विभाजन। कहाँ? यहाँ समसूत्री विभाजन होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ किस में, अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन, माने एकदम वैसे, और जो संतान बनेगा एकदम पिता के समान रहेगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। कायिक जनन क्या था? कायिक जनन या कायिक प्रजनन माने काया यानी शरीर से जो निर्माण होता है। जैसे आप लोग क्या करते हो, गन्ने को काट कर लगा देते हो, उसमें कलम लगाना क्या था, दाब लगाना क्या था, कैसे कैसे सब कुछ बता दिए हैं। इसके बाद अगला हम लोग पढ़ना चालू किए थे क्या, माने जनन, माने कौन, जनन का दूसरा प्रकार लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में आप लोगों ने देखा भैया कि जो लैंगिक जनन है यह माने इसमें 2-3 चीज़ें आपको बता दिए थे कि एक लिंगी किसे कहते हैं, जिसमें एक लिंग ही हो न, मादा लिंग अलग हो और नरलिंग अलग हो। और द्विलिंगी किसे कहते हैं, जो जिसमें दोनों लिंग एक ही में हो, जैसे केचुआ हो गया, जोक हो गया, इसमें दोनों लिंग एक में ही होते हैं। इसके बाद आप लोग देख रहे थे नर जनन अंग। न जनन कहते किसे हैं, तो अपने समान संतान को जन्म देना जनन कहलाता है। जीवन काल क्या है, जन्म से मृत्यु तक का समय जीवन काल कहलाता है। ठीक, इसके बाद आप लोग देखना चालू किए थे नर जनन अंग या नर जनन तंत्र। जनन तंत्र किसे कहेंगे, जनन में सहायक अंगों को क्या कहा जाता है, जनन तंत्र। नर में जो जनन तंत्र होता है, इसका मुख्य जनन तंत्र होता है कौन, वृषण। क्या? वृषण। ये देखो कल बता दिए थे, ये इस तरीके से शायद फिगर बनाए थे आपको, ये था, ये ठीक, ये करके ऐसे बनाए थे, ये ना, ये ऐसे करके फिगर बना था जो भी। देखो अब ऐसे करके बनाने से अच्छा है आप डायरेक्ट देखो, हम जो बना रहे हैं वैसे ही देख लो। ये जो बताए हम आज फिर रिपीट कर दे रहे हैं। ये इसमें ये है एक, ये ठीक, इसको आप क्या कहते हो, इसको वृषण, टेस्टिस यानी वृषण, इसे क्या कहते हो, टेस्टिस। ये टेस्टिस है, इस टेस्टिस को आप वृषण कहते हो, टेस्टिस और वृषण। वृषण यही मुख्य जनन अंग है, यही मुख्य जनन, यही क्या करता है, स्पर्म का निर्माण। स्पर्म का निर्माण कौन करता है, यही टेस्टिस, वृषण। और इसी वृषण के ऊपर इस तरफ अधिविस्तरण होता है, अधिवृषण, यहाँ भी और यहाँ भी। जो निर्माण किया गया वृषण है, माने क्या है, स्पर्म है। जो स्पर्म निर्माण हुआ है किसके द्वारा, टेस्टिस के द्वारा, उसको परिपक्व और पोषण देने का काम यही परिपक्व करता है। इसको कहते हैं इपीडिडमिस, डिडमिस न, इपीडिडमिस यानी अधिवृषण, अधिवृषण ठीक, अधिवृषण। इसका काम क्या है भैया, ये स्पर्म निर्माण को क्या करता है, परिपक्व करता है, परिपक्व करने का काम तथा पोषण देने का काम करेगा। इपीडिडमिस दोनों ही भाग में होते हैं। और इस वृषण की संख्या कितनी होती है, 2, वृषण संख्या में 2। अब देखो ये वृषण के ऊपर एक क्या त्वचा की बनी हुई थैली होती है, जिसे स्क्रोटम कहते हैं। इसे क्या कहते हो, स्क्रोटम। ये है स्क्रोटम, स्क्रोटम अंग्रेजी में स्क्रोटम, हिंदी में वृषण कोश। वृषण कोश, कोश माने होता है घर, माने स्पर्म को रखने का घर।
तो वृषण कोश है। तो वृषण कोश में स्पर्म रहता है। और ये देखो अब यहाँ से जब स्पर्म बना, टेस्टिस ने स्पर्म को बना दिया, एपिडिडमिस ने उसको परिपक्व किया, और परिपक्व होने के बाद इस नली के द्वारा, ये इस नली का नाम है वैश डिफरेंस। क्या नाम है? वैश डिफरेंस। इस नली का नाम है वैश डिफरेंस। वैश डिफरेंस, डिफरेंस। वैश डिफरेंस को हिंदी में क्या कहते हो? हाँ, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी न वाहिनी। वहाँ महिला में आएगा फैलोपियन ट्यूब न अंडवाहिनी। यहाँ शुक्र को ले जा रहा है, शुक्राणु को। स्पर्म को क्या कहते हो? शुक्राणु। उस स्पर्म को आप क्या कहते हो? शुक्राणु। तो शुक्राणु को ले जाने वाला शुक्रवाहिनी, अंडाणु को ले जाने वाला अंडवाहिनी। तो ये क्या कहलाएगा? शुक्रवाहिनी। ये शुक्रवाहिनी। अब देखो यहाँ जाके ये स्पर्म गया कहाँ? यहाँ से पहुँचा इधर। यहाँ पे एक ग्लैंड होगा ऐसे, इसका नाम शुक्राशय। इस ग्लैंड का नाम क्या होगा? शुक्राशय। शुक्राशय। इसे सेमिनल वेसिकल कहते हैं। सेमिनल वेसिकल, ये सेमिनल वेसिकल है। इसमें क्या होगा? जो बना हुआ शुक्राणु है यहाँ रिजर्व रहेगा, इसी जगह पे रखा जाएगा। इसके ऊपर यहाँ पे एक थैली होती है भैया, ये है, ये इसे कहते हैं ग्लैंड। इस ग्रंथि का नाम है प्रोस्टेट। क्या नाम है? यहाँ से नीचे की तरफ आएगा ये ऐसे, ये है ऐसे, मान लो ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? प्रोस्टेट। प्रोस्टेट। ये प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है? प्रोस्टेट ग्लैंड बने हुए इसके स्पर्म को न डायरेक्शन प्रदान करेगा, तथा यहीं पर पेशाब और स्पर्म दोनों यहीं से रुकते हैं। जब पेशाब आएगा तो क्या नहीं है? स्पर्म नहीं आएगा। जब स्पर्म आएगा तो पेशाब नहीं है। यानी ये पेशाब यहीं पे आके जुड़ता है किससे? ये किडनी से। ये मान लो दोनों किडनी है, और इस किडनी से कौन आया? पेशाब आ करके यहीं पे। अब यहाँ देखो, यहीं पे एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, और इसी प्रोस्टेट ग्लैंड में कभी सूजन आ जाती है या फिर मांस बढ़ जाता है, तो फिर पेशाब रुक रुक कर होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ या तो थैला लटका दिया जाता है या तो ऑपरेशन करवाइए ना। डॉक्टर पहले 2-4 दिन थैला दे देगा, लटका के चलिए, फिर आप ऑपरेशन कर देगा, फिर जांच कर देगा ना, मूत्र का जांच उच करेगा, उसके बाद फिर अपना जांच करके ऑपरेशन करता है। शुगर है कि नहीं है, ब्लड प्रेशर कैसा है, हाई है कि लो है। लो रहेगा, हाई रहेगा तो करता नहीं है, डर रहता है ना हार्ट अटैक आने का, इसीलिए करता नहीं है। तो आपका सब चेक करेगा, तो इसीलिए 2-4 दिन आपका थैला लटका देगा। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या, नली डाल करके थैला दे देगा, अब आप घूमते रहो लेके। ठीक, तो यहाँ है प्रोस्टेट। यहीं पर एक ग्लैंड और होता है, काउपर। काउपर। अब ये काउपर का काम क्या है भैया? अब जैसे जो हम लोगों का वीर्य है, काउपर का मतलब समझ लो, काउपर। काउपर, ये स्पर्म जो है भैया, स्पर्म, ये स्पर्म क्षारीय प्रकृति का होता है। किसका? क्षारीय प्रकृति का। और किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का। किसका? ग्लाइकोप्रोटीन का। ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन ना, स्पर्म जो है स्टेरॉइड है क्या? स्पर्म स्टेरॉइड। स्टेरॉइड ज़्यादातर हम लोगों के शरीर में क्या है? कौन सा हार्मोन? स्टेरॉइड हार्मोन। ये स्टेरॉइड क्या है? हार्मोन है। स्टेरॉइड क्या है? हार्मोन। तो स्टेरॉइड का बना है। यह देखो, ये जो काउपर निकलेगा ना, ये क्षारी बना देगा इसको। क्षारी क्यों बना देगा? क्षारी क्या मिलाएगा क्षारी बनाने के लिए? ग्लाइकोप्रोटीन। पूरा दिख रहा है? हाँ, क्षारी बनाने के लिए इसमें मिला देगा क्या? ग्लाइकोप्रोटीन। क्यों? क्योंकि जब आपने पेशाब किया है तो कुछ न कुछ पेशाब की बूंदें आपके शिश्न में एकत्रित हैं ना। अब वहाँ पर अगर ये चला गया स्पर्म, अगर स्पर्म वैसे ही चला गया और किससे टकरा गया? पेशाब की बूंदों से, तब स्पर्म क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय, यानी खराब हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले निकलेगा क्या? ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन जा करके चिकना होगा। ये कैसा होगा? चिकना। आपके पेशाब की नली को क्या कर देगा? साफ। और फिर जब साफ कर देगा तो यानी वहाँ पर जो अम्लीयता है, जो पेशाब की वजह से, पेशाब कैसा अम्ली होता है, तो पेशाब अम्ली है तो उसकी अम्लीयता को क्या कर देगा? नली को साफ कर देगा। और जब नली साफ हो जाएगा तब स्पर्म आएगा, तो स्पर्म के मरने का चांस नहीं है। तो इसका काम क्या है, समझ गए? काउपर का। इसकी खोज काउपर नामक विद्वान ने किया था, इसीलिए इसको कहते हैं कौन सा ग्लैंड? काउपर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि?
काउपर का मतलब समझ में आया? काउपर का काम क्या है? क्षारीय बना देना ना, जिससे पहले काउपर एक द्रव छोड़ेगा जिसका नाम क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। यह कैसी प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का। यह पेशाब की नली में जा करके जो पेशाब की कुछ बूंदें बची हैं उनको, अम्लीयता को दूर करके उसको साफ कर देगा। और उसके बाद जब ये आएगा क्या? स्पर्म, तो पहले यही निकलेगा काउपर से, यही ग्लाइकोप्रोटीन पहले पेशाब की नली को साफ कर देगा, तब जाके क्या निकलेगा? स्पर्म। और स्पर्म को निकालने के लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? आपका एक हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन। कौन हार्मोन? टेस्टोस्टेरॉन। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। एपिडिडमिस समझ में आया? ये जो ये है, ये क्या काम करता है? ये हाँ, तापमान को स्क्रोटम का काम होता है तापमान को नियंत्रित करना। ठंडी के मौसम में यह शरीर से सट जाएगा और गर्मी के मौसम में ढीला रह करके शरीर से दूर रहेगा, ये इसका काम है। ये वॉइस डिफरेंस हो गया। अब नीचे देखो, इसके बाद अब नीचे वाला भाग आएगा, ये कहते हैं पेनिस यानी सिस्ट। पेनिस यानी क्या? सिस्ट। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं, इतना उतारो तब। ठीक ठीक। अब देखो ये वाला हो गया ना। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। इसके आगे आप लोगों ने देख लिया कि क्या क्या। अब देखो पूछना चालू कर रहे हैं, थोड़ा बता दो, हम इरेज कर दिए हैं, अब बताओ तब समझ में आए कि आपको आ गया। ये पुरुष का सबसे मुख्य जनन अंग कौन है? वृषण यानी टेस्टिस। वही स्पर्म का निर्माण करता है। उसके बाद स्पर्म को परिपक्व करता है अधिवृषण, जिसे कहते हैं क्या? एपिडिडमिस। एपिडिडमिस किसमें स्थित होता है? वृषण स्थित किसमें होगा? दो जोड़ी। किसमें? एक जोड़ी यानी दो ठो। किसमें? स्क्रोटम में। किसमें? स्क्रोटम में। और जो स्पर्म बना है ये किस नली के द्वारा? अरे भैया, वॉइस डिफरेंस यानी शुक्रवाहिनी के द्वारा कहाँ जाएगा? शुक्राशय में। कहाँ जाएगा? शुक्राशय में 3 ग्रंथियाँ, पेरिनियल ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर, कुछ न कुछ एंजाइम मिला देंगी, जिस वजह से स्पर्म का रंग येल्विश या वाइट हो जाएगा। ठीक। और वह क्षारीय हो जाएगा, जिससे क्या हो जाए? माने नली में जब काउपर क्या करेगा? उसमें मिला देगा ग्लाइकोप्रोटीन, और जिससे नली, पेशाब की नली चिकनी हो जाए, और जो अम्ल है माने जो स्पर्म है वो क्षारीय माने अम्लीय ना हो, जिससे खराब ना हो। यहाँ तक आपने देख लिया। इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे होता है शिश्न। क्या होता है? शिश्न, जिसे कहते हो पेनिस। ठीक। शिश्न का काम क्या है भैया? यह पेशाब और स्पर्म यानी मूत्र व स्पर्म यानी शुक्राणु का सहमार्ग होता है। शुक्राणु का, मूत्र और शुक्राणु का सहमार्ग कौन है? शिश्न। यानी शिश्न को अंग्रेजी में क्या कहते हो? पेनिस। ठीक। ये पेनिस शिश्न, यही शिश्न, यही सहमार्ग होता है। किसका किसका? मूत्र का और शुक्राणुओं का। मूत्र और शुक्राणु का सहमार्ग होता है शिश्न न। इसी के माध्यम से मादा योनि में क्या स्पर्म को क्या किया जाता है? हाँ, शरीर में स्थापित, यानी स्पर्म को योनि में स्थापित किया जाता है। ठीक। इसी पेनिस के द्वारा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम लोग देखते हैं आगे। इसके बाद क्या बच गया भैया? अभी अब हार्मोन बच गया। इन हार्मोन की वजह से क्या क्या होगा? तो पहला हार्मोन देखो, यहाँ समझ में आया पेनिस का काम ना, यानी इसी से मूत्र और क्या शुक्राणुओं का उत्सर्जन होता है, और इसी से न मादा योनि में शुक्राणु को स्थापित किया जाता है। ठीक। बस ये हो गया शिश्न। अब शिश्न के आगे वाला पार्ट है, बोलो, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है। अब देखो टेस्टोस्टेरॉन का काम, टेस्टोस्टेरॉन ये हार्मोन है। ये क्या है? इसी की वजह से किसी पुरुष में द्वितीयक लैंगिक लक्षण आते हैं। कौन से लक्षण? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है? वे लक्षण जो पुरुष पहचानने में मदद प्रदान करें। वैसे न, जैसे मूंछ और दाढ़ी का आना, मूंछ, दाढ़ी आना, और क्या? आवाज़ भारी होना, आवाज़ का भारी होना,
सीना चौड़ा होना, ये सब किसके लक्षण हैं? सीना चौड़ा, यानी ये टेस्टोस्टेरॉन यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षण। इसी को कहते हैं क्या? जब टेस्टोस्टेरॉन स्रावित होने लगता है तो यही कहलाता है द्वितीयक लैंगिक लक्षण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण, बोलो कहीं दिक्कत हो तो, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ठीक, ये टेस्टोस्टेरॉन जो होता है स्टेरॉइड का बना होता है। किसका? स्टेरॉइड का। यह बदबूदार होता है ना, इसी वजह से आप देखते होंगे, इसी वजह से कभी कुत्ता, अगर आप सुबह सुबह जा रहे हैं और आपके बाइक पर कुत्ता क्या कर दिया है? पेशाब कर दिया, तो अगर आप बाइक लेके जा रहे हैं तो दूसरे कुत्ते को किसकी बदबू आ जाती है? टेस्टोस्टेरॉन की, और आपके गाड़ी को क्या कर लेता है? दौड़ा लेता है। क्यों दौड़ा लेता है? क्योंकि उस आपके गाड़ी के टायर पर दूसरे कुत्ते का क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। दूसरे कुत्ते का क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। इसी वजह से वह कुत्ता आपको क्या करेगा? दौड़ा लेगा। ठीक, उसको लगता है कि कुत्ता ही जा रहा है, समझ गए? तो इसीलिए वो क्या कर लेगा? दौड़ा लेगा आपको, समझ गए ना? और कुछ कुत्तों का एक कहानी भी होता है कि दौड़ा लेते हैं। देखो एक चीज़ और है ना, कुत्ते में डिस्क ब्रेक होता है। आप कितना भी स्पीड से जाओ ना, कितना भी स्पीड से अब आप जाते रहो, और अगर आप ब्रेक लगा दोगे तो तुरंत कुत्ता भी अपना ब्रेक लगा लेगा। उतना तेज हम लोग लगा लें तो मुंह के बले गिर जाएं ना। और सोच लो कुत्ते में क्या है? डिस्क ब्रेक। अब इसके बाद टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के बाद अगला स्पर्म ना, स्पर्म शुक्राणु। स्पर्म का मतलब शुक्राणु। देखिए स्पर्म बहुत ज़्यादा होता है, लाखों की संख्या में निकलता है ना। 7 ml निकलता है। कितना? 7 ml। एक बार में स्पर्म कितना निकलता है? और स्पर्म का जो लेंथ होता है 5 माइक्रो, देखो 5 माइक्रो है, ये माइक्रो में 5 माइक्रो मिली। क्या? हाँ 60 माइक्रो मिली। ठीक, इसकी लंबाई है स्पर्म की। स्पर्म की लंबाई है भैया, ये लंबा है ना। वो जो बता रहे थे लंबा, वो जो 5 बता रहे चौड़ा था। ठीक, हाँ 60 माइक्रो मिली। ये 60 माइक्रो मिली जो है 3 भाग में बटा है। कितने भाग में? 3 भाग में। 3 क्या 4 होता है, लेकिन आपकी किताब में 3 दिया है। एक सिर होता है और एक ग्रीवा होता है, और ग्रीवा और मध्य भाग को एक में ही दिया है आपके यहाँ। ग्रीवा व मध्य भाग, ग्रीवा या मध्य भाग। और तीसरा भाग होता है क्या? पूंछ। पूंछ, टेल। पूंछ को कहते हैं टेल, टेल, और इसको कहते हैं हेड। हाँ अब देखो, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया इसके पूंछ में अब बना रहे हैं हम आप, तब देखो क्या है कैसे। ये थोड़ा सा और शिफ्ट करके लिखो। ये क्या कहलाता है? शीर्ष। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है शीर्ष। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का भाग, यहाँ से यहाँ तक का भाग ग्रीवा या मध्य भाग। इसके नीचे वाला भाग, ये इसके नीचे वाला जो भी भाग दिख रहा है पूंछ है। ये क्या है? पूंछ ना। देखो जितना भी स्पर्म निकलता है 7 ml, उस 7 ml स्पर्म में कितने ऐसे स्पर्म होते हैं जिनमें से स्पर्म के पास पूंछ ही नहीं होता। ये पूंछ का काम क्या है? इसी पूंछ में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और यही माइटोकॉन्ड्रिया भैया इसको गति कराता है। ओवम गति नहीं करता, ओवम बहुत कम, ओवम गति नहीं। महिला का जो अंडाणु होता है वो गति नहीं करता, केवल अंडाशय से कहाँ आ जाता है? फैलोपियन ट्यूब तक ना। लेकिन जो स्पर्म है यह बहुत तीव्र गति से भागता है ना, इतना तेजी से भागता है
कि जाकर फर्टिलाइज, अब सोचो लाखों की संख्या में स्पर्म है और केवल एक ही स्पर्म जाके क्या करता है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। और जब निषेचन एक बार हो गया तो पूरा का पूरा सूचना फैल जाता है कि एक अंडे का क्या हो गया है, निषेचन। इसी दौरान कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दो स्पर्म एक साथ ही जाके टकरा जाते हैं। जब दो स्पर्म एक साथ टकरा गए तो टकराने के चांस हमेशा रेस लगता है, यहाँ जो आगे पहुँचेगा वही निषेचन करेगा ना। और इस निषेचन माने इस भाग दौड़ में अगर दो स्पर्म साथ में टकरा गए तो बच्चा क्या हो जाएगा, जुड़वा। जब हम लोग पढ़ेंगे निषेचन तो वहाँ देखेंगे। अभी आप देख लो यहाँ इसी में क्या पाया जाता है, इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं। देखो इसे कहते हैं सिर, और सिर में क्या क्या पाया जाएगा, हाँ क्रोमोसोम, एक्रोसोम। इस सिर वाले भाग को कहते हैं एक्रोसोम, एक्रोसोम। इसी सिर वाले भाग में पाया जाता है एक्रोसोम, और इसी एक्रोसोम में पाया जाता है प्लाज्मा, ये द्रव पाया जाता है। उस द्रव की वजह से ही ना, इस द्रव की वजह से ही ये जो अंडाशय की दीवार है, अंडाशय की, वो क्या होती है, टूट जाती है। हम लोग जब पढ़ेंगे निषेचन तो वहाँ देखेंगे कैसे कैसे टूटेगा ना, एक्रोसोम। इसी में एक्रोसोम में क्या पाया जाएगा, इसी पुच्छ सिर वाले भाग में गुणसूत्र, और यही गुणसूत्र निर्धारित कर देता है गुणसूत्र किसका लड़का है ये ना, ये भी पता चल जाता है। इसी में डीएनए होता है, गुणसूत्रों में ही क्या है, डीएनए, और इसी से पता चल जाता है कि लड़का आपका है कि नहीं। जैसे सेरोगेट मदर भी रहेगी कोई, वहाँ बताएंगे सेरोगेसी क्या है, तो वहाँ बता देंगे कि सेरोगेट मदर भी रहेगी तब भी स्पर्म और ओवम किसी दूसरे का है तो जिसका स्पर्म और ओवम रहेगा उसी का लड़का माना जाएगा। तो अगर स्पर्म माने किसी का शादी दूसरे से हुआ है, लड़का दूसरे का है, तो पता कैसे चल जाता है, इसी गुणसूत्र की वजह से, समझ गए। तो ये गुणसूत्र ही निर्धारित करता है उसके जीन को, ठीक। तो उसके जीन को ये कहाँ पाया जाएगा, इस शीर्ष वाले भाग में, ये शीर्ष वाले भाग में। स्पर्म के कितने भाग, 3, मुख्य रूप से 3 और कुल 4 होता है। ग्रीवा अलग होता है, मध्य भाग अलग होता है, लेकिन आपके यहाँ तीनों एक ही दिया है तो हम लिख दिए। ये सिर वाला भाग, फिर मध्य वाला भाग, और क्या पूछ, इसी मध्य वाले भाग में देखो, इस वाले मध्य वाले भाग में यहाँ से यहाँ तक, ये इसमें देखो क्या लिखवाए होंगे, हाँ अक्ष तंतु पाया जाता है। और इसी में माइटोकॉन्ड्रिया, अक्ष तंतु पाया जाता है। यही अक्ष तंतु क्या करता है भैया, शुक्राणु को गति कराता है। शुक्राणु को क्या कराता है, गति, यही माइटोकॉन्ड्रिया। बोलो आप बताओ कहीं दिक्कत हो तब, ठीक। ये कंप्लीट हो गया ना। ये था पुरुष जनन तंत्र, और पुरुष जनन तंत्र में क्या क्या चीज़ें सहायक थी, कंप्लीट हम आपको बता दिए। इसके बाद अब हम लोगों को पढ़ना है स्पर्म। देखो जो स्पर्म होगा ना 7 ml, उसमें कितने स्पर्म ऐसे होंगे जिसके पास क्या नहीं होगा, टेल नहीं होगा। अगर पूंछ नहीं होगा तो गति कर पाएगा, और गति नहीं करेगा तो निषेचन में भाग लेगा नहीं। तो निषेचन में भाग वही लेता है। इस 7 ml में, यानी एक बार में स्पर्म कितना निकलता है, 7 ml, और 7 ml में निषेचन करने का गुण केवल बहुत कम के पास होता है, और इसका जीवन काल बहुत कम होता है यार। हाँ, घंटा कुछ पता नहीं, देख लेना, उसमें मिल जाए, गूगल कर लेना। इसका जीवन काल बहुत कम होता है, ठीक। अब आप लोग देखो, इसको उतारो, फिर हम लोग देखना चालू करेंगे मादा जनन तंत्र और उसमें क्या क्या सहायक अंग हैं, ठीक। उतार लो तो।